जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब पंजाब के मैच के बारे में, जो कि पंजाब और राजस्थान के बीच में मैच खेला गया। तो ये आपने देखा ही होगा, बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ। एक इनिंग के बाद हमें लगा नहीं था कि मैच इतना खींचेगा और एंड के ओवर तक जाएगा, लेकिन एक बहुत ही शानदार मैच हुआ। एक अच्छा मैच था, देखने लायक मैच था। लेकिन बस मेरा यही सवाल है कि मैच आखिरी तक गया कैसे, वहां तक पहुंचा कैसे। मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि वहां तक जाएगा भी कैसे। और राजस्थान, ये सारी बदौलत राजस्थान की है। बॉलिंग भी अच्छी करी है पंजाब ने। तो हम उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये मैच आखिरी तक गया क्यों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के रिव्यू के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब और राजस्थान के बीच में मैच था। पंजाब का होम ग्राउंड था चंडीगढ़, जिसमें मैच खेला गया। और जैसा कि टॉस हुआ, राजस्थान टॉस जीती और उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया। टॉस करने सैम क्यूरन आए थे, आपने देखा ही होगा। धवन ये मैच खेले नहीं, धवन को थोड़ा फिटनेस का इशू था, तो उसकी वजह से आज सैम क्यूरन को कैप्टन बनाया गया था। सैम क्यूरन एक बहुत ही अच्छे उम्दा ऑलराउंडर है, और जिन पे बहुत ज़्यादा पंजाब ने इन्वेस्ट भी किया है। और खिलाड़ी भी अच्छे हैं, नो डाउट। बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छे करते हैं। तो उन्हें कैप्टनसी का रोल दिया गया था। अच्छी कैप्टनसी भी करी है आज उन्होंने। उन्होंने दिखाया कि कैप्टनसी स्किल है उनमें। तो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत से। जैसा कि आपको पता है, बैटिंग के लिए आज नए ओपनर आए थे, अथर्व, और उनके साथ आपको पता ही है बेस्टो। तो बेस्टो की फॉर्म अच्छी चल नहीं रही है, और अथर्व आए थे, तो उम्मीद थी कि एक अच्छी शुरुआत देंगे दोनों। और नई जोड़ी थी तो उम्मीद थी कि एक पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अथर्व आए, शुरू में एक दो शॉट्स खेले, चौके मारे उन्होंने, और उनके सामने बॉलिंग पे बोल्ट थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे ओवर्स, मतलब अच्छी बॉलिंग करी, अच्छे बॉल्स डाली। शुरू में आपने देखा ही होगा, बॉल उनकी काफ़ी हिलती भी है शुरू में। विकेट नहीं ले पाए स्टार्टिंग में, लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी। तो आपने देखा होगा, अथर्व आए, ज़्यादा लंबी इनिंग खेली नहीं उन्होंने, और शुरू में ही वो 15 रन मार के वो आउट हो गए। 15 रन मारे उन्होंने 12 बॉल में, और उसमें 2 चौके मारे थे उन्होंने। तो उसके बाद बेस्टो एक एंड से खेल रहे थे, फिर प्रभसिमरन सिंह आए। तो प्रभसिमरन सिंह, आपको पता है कि मोस्टली वो इम्पैक्ट में आते हैं, और टीम को काफ़ी उम्मीद भी रहती है। एक बार उन्होंने पहले शतक भी मारा था पंजाब के लिए, तो वो काफ़ी उम्मीद के साथ क्रीज पे आए थे। तो आपने देखा होगा, उन्होंने भी कुछ बॉल्स खेली सेट होने के लिए, लेकिन वो मतलब अनकंफर्टेबल थे, फॉर्म उनकी साथ में चल नहीं रही है। तो उन्होंने भी 14 बॉल खेल के 10 रन मारे, कोई अच्छी इनिंग नहीं थी, और वो भी चलते बने। बेस्ट तो दूसरी एंड से थे, तो मुझे लगा आज लंबी इनिंग शायद खेल जाएंगे। काफ़ी बॉल्स भी खेल चुके थे, क्रीज पे रुके हुए थे, तो मुझे लगा कि अब बॉल्स खेल चुके हैं, सेट भी हो चुके हैं, तो एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। लेकिन नहीं हुआ, वो उनकी ख़राब फॉर्म कंटिन्यू जारी है, और वो ख़राब फॉर्म के कारण वो भी चलते बने। तो जैसा कि आपने देखा कि पंजाब के 3 विकेट जल्दी ही गिर गए थे। उसके बाद कुछ खिलाड़ी और आए, जैसे सैम क्यूरन आए थे, तो आपने देखा था सैम क्यूरन भी उस तरह से लंबी इनिंग नहीं खेल पाए जो टीम को जरूरत थी। और आज तो खैर वो कैप्टन भी थे। फिर शशांक सिंह आते हैं। शशांक सिंह, आपको पता है कि एज अ फिनिशर 2 मैच बहुत अच्छे जिताए उन्होंने। मतलब एक तो रह गए थे, एक जिताया था अपने बलबूते पे। तो आज तो बॉल्स भी काफ़ी थी, उम्मीद थी उनसे कि एक लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वो लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। 9 बॉल में 9 रन बना के वो आउट हो गए। अब पंजाब के आगे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आपके पास ओवर्स अभी काफ़ी सारे बचे हैं, टीम का स्कोर भी कुछ नहीं है, आपको एक फाइटिंग टोटल भी बनाना है। काफ़ी प्रॉब्लम में थी। तो उसके बाद जितेश शर्मा और लिविंगस्टन दोनों, ये मतलब अब दोनों ही इनिंग खेलते हैं, बॉल टू रन स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और दोनों का मकसद रहता है कि 15-16 ओवर तक कैसे भी विकेट नहीं गिराना है और उस तक जाना है। तो जितेश शर्मा, आप देखते हैं एक एंड से लगे हुए थे, वो फिर 29 रन की इनिंग खेलते हैं, और 15-16 ओवर के बाद जाके वो आउट हो जाते हैं। और एक ओवर से लिविंगस्टन है, वो थोड़ा हिट मारने की भी कोशिश करते हैं। 14 बॉल में 21 रन बनाते हैं, 2 चौके 1 छक्का मारते हैं। लिविंगस्टन के साथ आपको पता है आशुतोष शर्मा इम्पैक्ट के तौर पे इस टीम में आज उन्हें उतारा गया था, क्योंकि आप सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि एक एक्स्ट्रा बैटिंग, मतलब उस टाइम बैट्समैन चाहिए था। तो आशुतोष शर्मा आते हैं। आशुतोष शर्मा की सबसे बढ़िया बात है कि वो, उनका जो है, आपका आपने देखा होगा कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉल मिडल भी होती है, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, हिटिंग अच्छी कर ले रहे हैं, और उन्होंने वो दम भी दिखाया। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि टीम का स्कोर कुछ भी नहीं था। आप देखोगे अगर उस हिसाब से टीम चलती तो 100-120 मैक्सिमम होना था, लेकिन वो टीम को अपनी हिटिंग एबिलिटी की वजह से 147 तक लेके गए, जो कि एक फाइटिंग टोटल बनाया उन्होंने उसको। 147, मैं कहूँगा पार स्कोर तो खैर था ही नहीं उस टाइम भी, वो काफ़ी मतलब कम ही लग रहा था, 160-65 होना चाहिए था। टीम अच्छा नहीं खेली, पिच भी स्लो थी थोड़ी, आपने देखा होगा स्पिनर्स को मदद कर रही थी। फास्टर के लिए खैर उतना कुछ था नहीं, क्योंकि फास्टर अगर जितनी पेस दोगे तो बैट पे बॉल आ रही थी।
आपने देखा होगा एंड में जो आशुतोष शर्मा ने स्कोर भी किया वो फास्टेस्ट पे किया था। मिडल फेज में आपने देखा होगा युजवेंद्र चहल और आपके केशव महाराज, इन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। युजवेंद्र चहल का आप स्पेल देख सकते हो, तो उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट ली, और केशव महाराज उन्होंने तो 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट लिए। किफायती बॉलिंग करी है मिडिल फेज में, तो उस वजह से वो रन भी नहीं बने और दोनों ने मिलकर 3 विकेट भी निकाली। उस वजह से पंजाब और ज्यादा बैकफुट पे हो गई थी। एंड ओवर्स में कुलदीप सेन, आवेश खान, उनकी बॉलिंग पे रन्स लिए। आपने देखा होगा आशुतोष शर्मा ने कुछ हिट्स मारी, तो उस वजह से 147 का स्कोर बनाया पंजाब ने। तो अब बात करेंगे हम राजस्थान के चेस के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम चेस के बारे में। राजस्थान जब चेस करने आती है तो आपको पता है टोटल कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, 147 का था। तो यहाँ पर मुझे उनके डिसीजन, आपने देखा होगा एज अ ओपनर जोस बटलर आज थे नहीं, तो उन्होंने चेंजेस करे और उन्होंने एक रिस्क लिया, कोटियान को ओपनिंग पे भेजा, जो कि नए खिलाड़ी हैं। अभी आपको पता है हाल ही में रणजी में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और टीम को जिताया भी है। रणजी में आपने देखा होगा उन्होंने 2 इनिंग बहुत बढ़िया खेली है। नंबर 10 और नंबर 11 पे तुषार देशपांडे और कोटियान ने मिलकर शतक भी मारा था एक मैच में, और दूसरे मैच में, उससे अगले मैच में एक दोनों ने मिलके 88 की पार्टनरशिप भी करी थी, जब जहां पर टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वहां से कोटियान थोड़ा लाइमलाइट में आए कि हाँ लोअर डाउन ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं, अब बॉलिंग तो वो करते ही हैं। तो इस तरीके से वो रिप्लेसमेंट है एडम जैम्पा की इस साल राजस्थान में। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि उनको, मतलब जिस बंदे ने कभी मतलब अपनी लाइफ टाइम में ओपनिंग ही नहीं करी है, तो उनसे ओपनिंग करवाई गई। मुझे डिसीजन थोड़ा सही नहीं लगा। और राजस्थान का मुझे थोड़ा ये भी लगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रखी है, इस टाइम टॉप ऑफ द टेबल चल रही है, डिसीजन ले रही है, ठीक है, लेकिन इस तरह के अटपटे डिसीजन टीम को कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान दे जाता है। आपकी टीम एक फ्लो पे है, जीत रही है, तो आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जहां पर वो फ्लो टूटे। तो कई बार क्या होता है कि आप जब अच्छे रिदम में चल रहे हो और वो रिदम ब्रेक होता है, तो टीम को बहुत नुकसान दे देता है। क्योंकि ऐसे रिस्क लेके क्या फायदा है। आप जब अच्छे भले जीत रहे हो, 4 मैच जीत चुके हो, आपको पता है कि आखिरी में आईपीएल के हर एक मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीसरे और चौथे प्लेस के लिए तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप बैक टू बैक कंटिन्यू मैचेस जीतो और आप अपने प्लेस को पक्का करो और क्वालिफायर खेलो। क्या जरूरी है ऐसे फालतू के रिस्क लेके जहां पर आपका मैच हाथ से जा सकता है और वो रिदम ब्रेक हो तो टीम डिसबैलेंस हो जाती है। तो कोटियान खेलने आए थे यशस्वी जायसवाल के साथ। जैसा कि आपको पता है जायसवाल की भी फॉर्म कोई अच्छी चल नहीं रही है, जायसवाल ने भी इस सीजन में उस हिसाब से परफॉर्मेंस दी नहीं है। तो कोटियान, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोटियान से किसी ने बात भी नहीं की थी कि उन्हें बताया गया हो कि जाके हिटिंग करनी है तुम्हें, या फिर इस तरीके से कि रोकना है क्या है। मतलब उन्हें कोई सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी ने गाइड किया है। वो गए खेलने, जायसवाल के साथ गए। तो आपने देखा होगा शुरू में उन्होंने बहुत बॉल्स खेल ली, 30 बॉल में 24 रन करे उन्होंने। बैट घुमा रहे थे बीच बीच में, लेकिन वो शॉट्स नहीं लग रहे थे उनसे। एक दो मतलब बीच में उन्होंने 2-3 चौके भी मारे, लेकिन वो प्रॉपर शॉट्स नहीं आ रहे थे उनके जो होने चाहिए थे एज अ ओपनर के तौर पे। अगर आप मान लो रैंडम हिटिंग ही कर रहे हो, सिर्फ बैटिंग घुमा रहे हो, तो उस तरह की भी बैटिंग नहीं करी उन्होंने। पावर प्ले खराब किया उन्होंने, बहुत ज्यादा बॉल्स खेल ली मेरा मानना है। तो जिससे क्या राजस्थान की शुरुआत बहुत धीमी हुई। और एक तरफ से जायसवाल, आपको पता है जायसवाल की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और ऊपर से रन्स भी नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने टाइम लिया अच्छा खासा स्टार्टिंग में। मेरा मानना है कि अगर उनके साथ एक अच्छा ओपनर होता तो जायसवाल को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता क्रीज पे, जिसमें वो मतलब पैनिक भी नहीं होता, वो अच्छा टाइम लेके वो रन भी कर लेता। तो इससे क्या है कि उसकी फॉर्म वापस आ जाती। आपको पता है कि फॉर्म जब चल रही होती है तो फॉर्म आने में बहुत टाइम लगता है, चली तो बहुत जल्दी जाती है फॉर्म। क्रिकेट में ये है कि आपको बैक टू बैक जब रन्स नहीं हो रहे होते तो वो बहुत दिक्कत देता है, और वो तभी होगा अच्छा जब आप क्रीज पे अच्छा खासा टाइम बिताओगे। जायसवाल के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन राजस्थान ने उनका पार्टनर गलत चुन के वो गलत डिसीजन लिया। फिर जायसवाल थोड़ी बहुत हिटिंग कर रहे थे क्योंकि रन रेट बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी कोटियान की वजह से। पावर प्ले भी उनका धीमा रहा, तो उस वजह से स्कोर नहीं हुआ, प्रेशर में आ गए। और कोटियान के आउट होने के बाद थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि जायसवाल भी चलते बने। फिर सैमसन आए थे, तो सैमसन का आपने देखा था एज अ कैप्टन वो आए, शुरू में सिंगल डबल खेले और फिर एक चौका मारा, एक छक्का मारा। उनकी एबिलिटी है, हमें पता है वो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी चलते बने, एक लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। रियान पराग के साथ खेल रहे थे, रियान पराग का सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन पिच टू पेस थी, आपको पता है, मतलब उसमें मतलब स्पिन में बॉल फंस रही थी। और सबसे बढ़िया बात मुझे पंजाब की ये लगी कि बॉलिंग बहुत ज्यादा बढ़िया करी उन्होंने। फास्टेस्ट ने जो कटर डाले वो सबसे बढ़िया बात है। रबाडा ने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और पिच को भापते हुए वो पेस नहीं दे रहे थे बल्लेबाज को। आपने देखा होगा
कि जो मतलब उंगलियां जो फिरा रहे थे बॉल पे, वो बहुत बढ़िया बात थी पंजाब की। पंजाब ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि पिच में पेस देना बेवकूफ़ी है, आप उस पेस को स्लो डाउन करो, बैट्समैन के प्रॉपर बैट पे बॉल नहीं आएगी। और ऊपर से जो स्लो स्टार्ट हुआ उसकी वजह से क्या रिक्वायर रन रेट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसके चक्कर में जब आपने देखा सैमसन भी आउट हो गए, फिर रियान पराग और ध्रुव जुरेल खेल रहे थे। ये राजस्थान के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैचेस फंसेंगे तो ये वो खिलाड़ी है जो फॉर्म में नहीं है, इनका चलना बहुत जरूरी है। जैसे ध्रुव जुरेल, वो भी मतलब नहीं कर रहे स्कोर। ये ऐसे प्लेयर है, ये ऐसे स्थान पे खेल रहे जहां पर टीम को बहुत जरूरत है और वहां पर वो स्कोर भी नहीं कर रहे हैं। तो रियान पराग आपको पता है एक एंड से खेल रहे थे संजू सैमसन के साथ, संजू सैमसन के आउट होने के बाद फिर वो ध्रुव जुरेल के साथ खेल रहे थे। फिर आखिरी में इक्वेशन थोड़ी खतरनाक सी बन गई थी, आपने देखा होगा कि रियान पराग आउट हुए, उसके बाद जुरेल है और जुरेल के साथ हेटमेयर है। और इस टाइम रिक्वायर रन रेट भी अच्छी खासी 10 के पास चली गई थी। और जुरेल का मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें हिटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसी टाइम आउट हो जाते हैं। फिर आप हेटमेयर को देखते हो, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, हेटमेयर एक ऐसा खिलाड़ी है जो कम बॉल में एक बहुत बढ़िया इनिंग खेल के जाता है एज अ फिनिशर के तौर पे। आज वो आपने देखा भी इस मैच में, वो बंदा आया, आपने देखा कि रन रेट काफी चढ़ी हुई थी। उसके बाद पोवेल आए, दोनों बंदों ने 10-10 बॉल में शुरू में 20-20 रन कर लिए थे, आपने जैसे देखा ही था। शुरू में शुरू के 4 बॉल में ही दोनों बंदे 10-12 पे थे, दोनों ही 20 रन जोड़ लिए थे दोनों ने 8 बॉलों में। तो यहाँ से थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग बन गया था। फिर 10 बॉल में 12 रन चाहिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि इजी अब राजस्थान ले जाएगी। पहले पंजाब तो शुरू में कहीं था ही नहीं मैच में, उसके बाद अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से वो बैक करता है इस गेम में। उसके बाद राजस्थान के कुछ पुअर शॉट्स थे खिलाड़ियों के, कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नहीं चल रहे, तो उनका भी दिख गया कि उनके भरोसे टीम नहीं रह सकती है। फिर एंड में हेटवेयर ने शॉट्स मारे तो लगा कि मैच आ गया हाथ में। सैम क्यूरन ओवर पे थे, 10 बॉल में 12 रन चाहिए थे, पॉवल 2 चौके मार के खड़े थे। उसके बाद शॉर्ट बॉल डाली, उनको आउट किया। एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी, बहुत दिमाग से बॉलिंग करते हैं सैम क्यूरन। उनको आउट करने के बाद फिर से एक बार लगा कि मैच नहीं अभी बनेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद कुछ डॉट्स करी, आखिरी ओवर में मैच चला जाता है और आखिरी ओवर में चाहिए थे 10 रन और एक हेटमेयर थे सामने और विकेट जा चुकी थी, 7 विकेट हो चुकी थी। ये एक ऐसा फेज होता है कि जब आपके साथ एक बॉलर खेल रहा है और आप एज अ बैट्समैन फिनिशर हो, तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बैक करना पड़ता है और आप बहुत ज्यादा प्रेशर में भी होते हो। उस टाइम प्रेशर में होने का कारण ये है कि 6 पे 10 चाहिए। और आपने देखा होगा अर्शदीप ने शुरू की 2 बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल फेंकी थी, यॉर्कर फेंकी थी उन्होंने, तो 4 पे 10 आ गया था इक्वेशन। और उस इक्वेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो बंदा सिंगल भी नहीं ले सकता है, क्योंकि सामने आपको पता है बॉलर है, उसको सिंगल देने का मतलब है फिर 3 पे 9। काफी मतलब माइंड में बहुत कुछ एक बैट्समैन के चल रहा होता है। दूसरी तरफ बॉलर भी काफी मतलब बॉलर को पता है कि वो सिर्फ हिटिंग करेगा, स्लॉग हिट लेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहां पर हेटमेयर अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं और सामने स्ट्रेट में एक छक्का मारते हैं जिससे मैच को वो निकाल लेते हैं। 3 पे 4 चाहिए होते हैं, आपने देखा ही होगा। उसके बाद एक पीछे की बाउंड्री मार के वो मैच को आसानी से जिता देते हैं। तो आपने देखा होगा मैच तो जीत गई राजस्थान, लेकिन राजस्थान ने काफी गलतियां करी जिसमें उन्होंने ओपनर अच्छा नहीं भेजा, मैच को स्लो कर दिया। फिर पंजाब ने दूसरी तरफ बॉलिंग अच्छी करी, अच्छा प्रेशर बना लिया। वो तो अच्छा है कि हेटमेयर एक अच्छे फिनिशर है जो छोटे छोटे कैमियो करते रहते हैं, हर कोई नोटिस नहीं करता उनकी इनिंग में। लेकिन मैं पहले से ही कहता हूं कि हेटमेयर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, कम बॉल में अच्छी इनिंग खेलते हैं, मैच जिताऊ इनिंग खेली आज इन्होंने। यही अगर पहली इनिंग में यही इनिंग खेल दे तो लोग उतना नोटिस नहीं करेंगे, वो टोटल देखेंगे टीम जीत गई खत्म। लेकिन अभी आपने देखा जब सेकंड इनिंग में चेस किया उन्होंने, तो 10 बॉल में 27 रन मारे और वो मैच इनिंग मतलब मैच विनिंग इनिंग थी। तो इससे पता लगता है कि खिलाड़ी की अहमियत, टीम मैनेजमेंट को पता है वो कितना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो हेटमेयर बहुत अच्छा खेले, पंजाब की बॉलिंग भी अच्छी रही, मैं कहूंगा वही है किस्मत थोड़ी साथ नहीं थी, लेकिन इतने भी स्कोर पे मैच को आखिरी तक लेके गए, ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो राजस्थान जैसा कि एक मैच और जीत के वो प्लेऑफ्स के लिए और अपने आप अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। 6 में से 5 मैच जीत चुकी है, 2 या 3 मैच जीतने के बाद मुझे लगता है वो इजीली क्वालिफाई भी कर जाएगी। तो ये है मैच का रिव्यू गाइस। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। आज का जो दूसरा मैच है वो मुंबई और सीएसके के बीच खेला जाएगा। मुंबई और सीएसके नाम से ही पता लगता है कि कितनी बड़ी टीम है और इनका आईपीएल में कितना बड़ा ऑरा रहा है। फैन बेस दोनों की बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और इन दोनों के बीच में महामुकाबला भी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, फैंस काफी इंजॉय करते हैं। मुंबई अपने आप में एक ब्रांड है और दूसरी तरफ सीएसके, वो भी आईपीएल में अपने आप में बहुत नाम और रुतबा और ट्रॉफी उन्होंने जीती है। तो बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई को आपको पता है कि सीजन
2008 से जो मतलब चालू हुआ है आईपीएल, जब से उनके पास एक स्टार खिलाड़ियों की लिस्ट हमेशा से रही है, जिसकी वजह से फैन बेस बहुत ही अच्छा है। जैसे मुंबई ने शुरू में सचिन तेंदुलकर रहे हैं, जयसूर्या रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग खेले हैं, फिर रोहित शर्मा है, रायडू खेले थे। तो मतलब अपने आप में हर टाइम में, हर एक एरा में उनके पास एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहा है टीम में। दूसरी तरफ बात कर ले सीएसके की, तो सीएसके में आपको पता है कि माइकल हसी भी खेले हैं, धोनी भी खेले हैं, ब्रेंडम मैकलम खेले हैं, ड्विन स्मिथ खेले हैं, जैकब ओरम ऑल टाइम के ऑलराउंडर आपको पता ही होगा। तो मतलब ये ऐसे नाम है जो बंदे भूल नहीं सकते हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी इनसे जुड़े रहे हैं, तो इनका फैन बेस भी बहुत अच्छा बना रहा है। और सीएसके एक तरफ 5 विन मतलब टाइटल 5 बार जीत चुकी है, तो उनको इस आईपीएल में सिर्फ एक ही टीम है जो टक्कर देती है, वो है मुंबई। मुंबई भी 5 बार जीती है आईपीएल ट्रॉफीज। और आपने देखा होगा कि मुंबई और सीएसके का जब भी मैचेस होता है और फाइनल में होता है, तो फाइनल में हमेशा मुंबई हावी पड़ती है, मुंबई सीएसके को जीतने नहीं देती है। ये रिकॉर्ड है अभी तक का कि फाइनल में हमेशा मुंबई हावी रही है सीएसके पे। सीएसके अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम है, उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन पे जो एक ही टीम हावी पड़ती है वो नजर आती है मुंबई। इसलिए इन दोनों का जो मुकाबला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। टाइम टू टाइम जब पिचेस चेंज होते हैं, प्लेयर चेंजेस होते हैं, तो इनके बीच में लो स्कोरिंग मैच भी होता है, तो वो कोई कह नहीं सकता कि एक तरफा विन है, क्योंकि कैप्टनसी इतनी अच्छी करते हैं रोहित शर्मा ने। लो स्कोरिंग मैच पे फाइनल में मुंबई को जिताया भी था, ये हमने देखा था। तो ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में कितना क्लोज गेम जाता है, और दर्शक को उतना ही मजा आता है इनकी राइवलरी में। बहुत पुरानी राइवलरी है। और आपको पता है मुंबई इस बार, मुंबई और सीएसके पिछले 10 साल से आपको पता है कि रोहित शर्मा और धोनी टॉस के लिए आते थे दोनों टीमों से, लेकिन ये पहली बार होगा जब दोनों के ही कैप्टन बदल चुके हैं। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, और मुंबई से आपको पता है मुंबई के कैप्टन इस टाइम हार्दिक पांड्या है। तो ये पहली बार होगा पिछले 10 साल में जब दोनों के कैप्टन चेंज हुए हैं। मुंबई आपको पता है जो कि बहुत बढ़िया खेल रही है, पिछले 2 मैच जीत के आई है, उससे पहले शुरू में 2-3 मैच हारी थी। आपको पता है मुंबई का हर साल का इसी तरीके का कुछ फंडा रहता है, वो शुरू के कुछ मैचेस हारती है, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन अच्छी होती है, और फिर बैक ऑन द ट्रैक आती है, फिर मैचेस जीतना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ सीएसके का आपको पता है वो ऑक्शन टेबल से स्टार्ट कर देती है अपनी प्रिपरेशन को। वहां पर उन्हें कौन से खिलाड़ी चाहिए वो उनके पीछे जाती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं दौड़ती है हर प्लेयरों पे। उनका पहले से फिक्स रहता है कि उनको कौन से प्लेस के लिए कौन सा प्लेयर चाहिए, उस हिसाब से वो ऑक्शन में वर्क करती है, फिर प्लेइंग 11 बनाती है और फील्ड पे उतार के उनसे परफॉर्मेंस करवाती है। तो एक बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, सुपर संडे का दूसरा मैच है। तो हम बात करेंगे अब इनके बारे में, प्लेयरों की, कि फैंटेसी टीम में हम कौन से अपने 11 खिलाड़ी रखने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने फैंटेसी टीम के बारे में कि कौन से 11 खिलाड़ी आज की टीम में हमारे रहेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विकेट कीपर सेक्शन में मेरे पास धोनी, ईशान किशन ऑप्शन है। तो किशन की फॉर्म काफी अच्छी चल रही है और उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, वो एज अ ओपनर आते हैं टीम में, तो किशन को हम अपनी टीम में रखेंगे। फिर बैटिंग सेक्शन से आ जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं शुरू में। फिर सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछली इनिंग बहुत ही अच्छी खेली, कमबैक करा है चोट के बाद, और वो एक शानदार इनिंग खेली। और आपने देखा ही होगा कि पिछले मैच में मैच विनिंग इनिंग खेली थी, बहुत प्यारे प्यारे छक्के मारे थे। वो जब खेलते हैं तो एक डिफरेंट ही जोन में खेलते हैं, मतलब फिर ऐसा लगता है कि उनकी तरह कोई नहीं खेल सकता है। उनके जो शॉट्स होते हैं, इस तरह से पिकअप शॉट्स मारना बहुत ईजी नहीं होता है। फिर गायकवाड़ को अपनी टीम में रखते हैं। पिछली एक अच्छी इनिंग थी, स्लो इनिंग थी, लेकिन वो टीम की जरूरत के हिसाब से और उनके फॉर्म के हिसाब से वो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर दुबे इम्पैक्ट खिलाड़ी है, और आपको पता है कि वो जिस प्लेस पे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पर रन्स करना, विकेट को रोकना, दोनों ही वो करते हैं और लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। फिर तिलक वर्मा को अपनी टीम में रखते हैं हम। तिलक वर्मा इतना कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको टाइम भी नहीं मिला है, मतलब पिच पे। तो मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर टाइम मिलेगा तो वो एक अच्छी बैटिंग करेंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में हम डेरिल मिचेल को अपनी टीम में रखेंगे। डेरिल मिचेल चेन्नई के अच्छे ऑलराउंडर हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज के मैच में चलेंगे वो। फिर हार्दिक पांड्या को हम अपनी टीम में रखते हैं। हार्दिक पांड्या हो गए। फिर उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन से हम रहमान आपको पता है कि कटर काफी अच्छी फेंक रहे हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में भी चल रहे हैं, तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन लेंथ भी अच्छी है, और धोनी की गाइडेंस में पता नहीं बोल रहा को क्या हो जाता है, वो और अच्छी परफॉर्मेंस करता है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो गाइडेंस होती है विकेट कीपर के पीछे से जो बॉलर्स को दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी हेल्प मिलती है। फिर बुमराह, पिछले मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए, उस विकेट पे 5 विकेट लेना मतलब बहुत मुश्किल है। इससे बॉलर की मतलब कैपेबिलिटी शो होती है कि वो कितना अच्छा बॉलर है, कि जहां पर सब रन्स खा रहे हैं, जो फ्लैट ट्रैक है वहां पर वो 5 विकेट ले रहा है।
फिर उनको हम अपनी टीम में रखते हैं, फिर कोइटजे को हम अपनी टीम में रख रहे हैं दोस्तों। तो ये है मेरे 11 खिलाड़ी। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी आ जाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं आज अपनी टीम से वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को बनाऊंगा और कैप्टन में मैं हार्दिक पांड्या को आज कैप्टन रखूंगा। तो दोस्तों ये है मेरे 11 खिलाड़ी, जैसा कि आप फाइनल टीम लिस्ट पे देख सकते हो। विकेट कीपर से मैंने ईशान किशन को लिया है। फिर बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया और दुबे है। फिर गायकवाड़ और तिलक वर्मा। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल और हार्दिक पांड्या को लिया है मैंने। हार्दिक पांड्या को मैंने कैप्टन भी बनाया है। फिर बॉलिंग सेक्शन से आ जाते हैं तो बुमराह, रहमान और कोइटजे। तो दोस्तों ये है मेरे फाइनल 11। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।